नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर है गोरखपुर से, जहां 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरे के पहले ही दिन नगर निगम में नवनिर्मित परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित किया और दीपावली का तोहफा दिया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था। साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों को भी सीएम ने अपने हाथों से सम्मानित करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी और दीपावली का उपहार दिया। इस दौरान उन्होंने 279 करोड़ की लागत से लगभग 282 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और मथुरा से खबर है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सुडोकू खेल का 3 दिवसीय ऑनलाइन रेफरी ट्रेनिंग सेमिनार गांधी पार्क मथुरा में आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस दौरान रेफरी सेमिनार के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्रैंड मास्टर अरुण जागड़ा को मुख्य ट्रेनर अधिकृत किया गया और ग्रैंड मास्टर अरुण ने भी प्रतिभागियों को वर्ल्ड स्पोर्ट्स टेंगडू सुडू फेडरेशन की रेफरी नियमों से अवगत करवाते हुए प्रशिक्षण दिया है। नाम दिनेश सिंह है और मैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस सेमिनार में एज ए कोऑर्डिनेटर जुड़ा हुआ हूँ। ये सेमिनार जो वर्ल्ड लेवल पर जो रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, उन रूल्स रेगुलेशनों को भारत में जो रेफरी ऑलरेडी पहले से हैं, उनको ये रेफरी रिफ्रेशर के नाम से कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है। जो वर्ल्ड लेवल पे जो रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं उनको। मेरा नाम अरुण कुमार जांगड़ा है और ये जो सेमिनार है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया गया है। ऑनलाइन रेफ्रेशमेंट ट्रेनिंग कोर्स फॉर तेंगसुडू गेम रखा गया है। तेंगसुडू के जो नियम चेंज हुए हैं वर्ल्ड लेवल पर, उसके लिए ये है। क्योंकि जो रेफरी हैं हमारे पहले जो रेफरी रहे हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजिंग आई है रूल्स में, तो उनको बताना बहुत ज़रूरी था। और ये ऑनलाइन जो सेमिनार है पूरे। और अब खबर है फतेहपुर से, जहां फतेहपुर जनपद के कागा तहसील के ब्लॉक एरैया गांव में शिवचरण का पूर्वा मजरे एजुरा खुर्द में दुर्गेश सिंह अपनी खेत में ट्रैक्टर से, जो कि आलू की फसल की बुआई कर रहा था, उसी दौरान ट्रैक्टर से कुछ टकराने की आवाज आई तो ड्राइवर ने उधर पत्थर हटाने की कोशिश की। तभी एक मजदूर के साथ मिट्टी हटाते हटाते लगभग 10 फुट विशाल प्राचीन मूर्ति निकली, जिसको देखते ही सभी ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि एक दिन भर कौतूहल का माहौल बना रहा और ग्रामीणों की माने तो अभी और मूर्ति के होने की आशंका जताई जा रही है। और अब खबर मथुरा से है, जहां भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिला संबंधी टिप्पणी का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने पुलिस महानिदेशक लखनऊ एसडीएस चौहान को पत्र भेजकर भागवत आचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और गिरफ्तार करने समेत 7 दिन के अंदर कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वृंदावन कोतवाली के मयूर विहार कॉलोनी वृंदावन निवासी पवन शर्मा की तहरीर पर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रायबरेली में देर रात को गांव के ही पास विशालकाय मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया है। इस बीच गांव में स्थित तालाब में मगरमच्छ देखने को मिला है और दहशत फैल गई। विशालक मगरमच्छ देखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को और वन विभाग को सूचना दी है। मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी पर नहीं पहुंचा है। आरोप यह भी है कि कई घंटों इंतजार किया गया और ये घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीर का पुरवा गांव की है। और लखनऊ में विभूतिगंज से अगवा कर एक शिक्षिका के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और इस मामले में वांछित चल रहे दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया है। इमरान उर्फ मुस्तफा नाम का ये शख्स पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया और पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए इमरान को
अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि सुबह ही कठौता झील के पास वांछित अभियुक्त से मुठभेड़ हुई है। 2022 को विभूतिखंड थाना अंतर्गत एक गैंग रेप की घटना हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कल हो गई थी और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इसमें बाकी थी। जो इसमें अभियुक्त था उसका नाम इमरान था, जो जिसकी पहचान हुई थी। इसमें कई टीमों का गठन किया गया था, जिसमें थाना विभूतिखंड की टीम और डीसीपी ईस्ट की जो क्राइम टीम है उनको शामिल किया गया था। जो अभियुक्त की फोटो थी उसको कई जगह हम लोगों ने बांटा भी था। तो इसी फोटो बांटने के आधार पे एक मुखबिर के द्वारा हम लोग को ये सूचना मिली कि जो इसका अभियुक्त है उसको कठौता के पास देखा गया है। इस सूचना पे तुरंत एक्शन लेते हुए पूर्वी की क्राइम टीम और विभूतिखंड की जो थाने की टीम है उनको तुरंत बताया गया और वहां पे चेकिंग लगाई गई। वहां से ये देखा गया कि कठौता चौराहे से जो कठौता झील की तरफ रास्ता जाता है उसमें एक बाइक पे वो बदमाश जो है भाग रहा है। क्योंकि वो संदिग्ध लगा तो उसको जब टीम ने रोकने की कोशिश की तो कठौता झील की तरफ जो आने वाला रास्ता है वहां पे बदमाश ने अपनी बाइक छोड़ दी और वो भागने लगा। जब टीम ने उसको पीछे से ललकारा तो उसने जो है फायरिंग की। टीम ने जवाबी फायरिंग में उसके ऊपर जब फायरिंग हुई तो उसके दाहिने पैर में। और अलीगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि रोडवेज बस की चपेट में आकर नितिन नाम के एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। इसके बाद गुस्साए वाल्मीकि समाज के लोगों ने शव रखकर जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद आक्रोशित हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने रसलगंज चौकी के सामने आकर जाम लगा दिया है। इस दौरान लोगों की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि 50 लाख रुपए मुआवजा, एक आवास और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। आपको ये भी बता दें कि इसके दौरान चारों ओर से सड़क पर भारी जाम लग गया और मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। बन्ना देवी थाना इलाके के माल गोदाम का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चा मर पाया शहीद है मुर्गवाली ने। ये शहीद कौन है? मुर्गवाला शहीद मच्छीवाड़ी गली का। रसलन क्षेत्र का। हाँ, शहीद तो मुर्गवाला। आज आपकी किस तरीके की मांग है प्रशासन से? 50 लाख रुपए, एक मकान और उसकी बीबी को नौकरी। और ये आपका जो बच्चा है इसका क्या नाम है? नितिन। ये शादीशुदा था? कुआरा था, शादीशुदा, एक बच्चा है इस पर 4 महीने 6 महीने। थाना बन्ना देवी में रसलगंज चौकी क्षेत्र में एक रोडवेज बस से एक व्यक्ति की आज दुर्घटना में मृत्यु हुई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसके परिवारजनों द्वारा लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसकी जांच करते हुए की जाएगी। इसमें परिवारजनों द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी, जिसके संदर्भ में इनको आश्वासन दिया गया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट में करीब 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया और सीएम जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस यहां से पहले ही चेतराम ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसके बाद अब भाजपा की तरफ से सीएम जयराम ठाकुर के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है और इन 5 नामों में चौंकाने वाला नाम चंबा से सामने आया है, जहां बीजेपी ने चंबा से इंदर कपूर को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा शाहपुर से मौजूदा मंत्री सरवीण चौधरी को टिकट दिया गया और साथ ही इंदौर से रीता धीमान और पच्छाद से रीना कश्यप, रोहडू और शशि वाला को मैदान में उतारा गया है। और दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि एमसीडी के 250 वार्ड के परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिल्ली नगर निगम में अब कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तारीख का ऐलान अब जल्द ही होने वाला है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही इस तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट चिन्हित और आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने एमसीडी में सीटों की संख्या 250 तय की है और अब तक एमसीडी में 3 निगम मिलाकर कुल सीटें करीब 272 थी।
तो वहीं अब ये सीटें 250 होंगी और 250 वार्ड होंगे, जिनमें 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखे गए हैं। केंद्र सरकार ने इसी अधिसूचना को 2 दिन पहले यानी सोमवार को जारी कर दिया था। और दिल्ली एनसीआर के धीरे धीरे मौसम में बदलाव जारी है। सुबह और शाम में हल्की सर्दी अब दस्तक देने लगी है, तो वहीं दिन में मौसम साफ रह रहा है और धूप निकल रही है। इसी बीच पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 कम 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 कम 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसके अलावा रीज में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री, लोधी रोड में 17.4 और आरा नगर में 16.8 डिग्री और गुरुग्राम में 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को भी आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप निकली रही। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में मौसम साफ रहेगा और धूप के दर्शन जरूर होंगे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी है कि 24 अक्टूबर यानी दीपावली तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। इस दौरान नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। 22 अक्टूबर तक न्यूनतम तापमान गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि नवंबर के पहले ही हफ्ते में गर्म कपड़े पहनने और कंबल ओढ़ने की जरूरत महसूस होने लगेगी। और दीपावली से पहले राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस ने 4 अलग अलग अभियानों में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2000 किलोग्राम से अधिक के पटाखे जब्त किए गए और अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि अधिकारियों के मुताबिक द्वारका, उत्तर पूर्व और दक्षिण जिलों की पुलिस टीमों ने कुल मिलाकर 3 अभियान चलाए। इसके अलावा एक अन्य अभियान स्वापक दस्ते द्वारा संचालित किया गया था। और दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने कहा कि मदनगीर के केंद्रीय बाजार में ये खबर मिली थी कि गश्त की गई और इसी दौरान पुलिस ने संजय कुमार के पास से प्लास्टिक की थैलियों के अंदर पटाखे मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया है। बाद में मदनगीर इलाके में उसकी दुकान से कुल 1193 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए। पुलिस ने यह भी कहा है कि अंबेडकर नगर के मदनगीर निवासी संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पटाखे जब्त किए जा चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दक्षिण जिले के मादक पदार्थ दस्ते ने मदनगीर से सेंट्रल मार्केट से एक दुकान पर छापेमारी की, जहां सागर को गिरफ्तार किया गया है, जो पटाखा बेचते हुए पाया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सागर के कब्जे से 283 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। एक अन्य अभियान में पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वेलकम क्षेत्र में भी जाल बिछाया गया और वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और अपने पैतृक गांव बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र के बसी बांगर पहुंचे केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने इस दौरान कई मामलों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान से महिलाओं को मिले अधिकारियों से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कभी ये हाल था कि 13 साल की बच्ची बिना मां के घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, जबकि अब बच्चियां साइकिल से कई किलोमीटर की दूरी तय करके अपने स्कूल खुद चली जाती हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए भी उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को शर्मनाक बताया गया है और उन्होंने कहा कि इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि मेरे देश में किसी को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़े। कश्मीरी पंडितों की हत्या की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यहाँ पे ये गांव है जो यहाँ इस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी जन्मभूमि। यहाँ के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति बनवाई थी और वो मेरी व्यस्तता के कारण थोड़ी मुझे देर हो गई आने में, तो आज उस मूर्ति का अनावरण किया। और इस मौके को हमने जाना, चूँकि बाबा साहब को ये तो जानते हैं सबके संविधान बनाया है, इस बारे में कम बात होती है कि उन्होंने जो महिलाओं की हालत जो बदली है भारत में, वो उन्हीं के द्वारा लाए गए कानून के ज़रिए हुआ है। तो हमने एक हमारे मित्र हैं अमिताभ शाह, वो अहमदाबाद से आए हैं आज हमारे साथ।
जम्मू कश्मीर के शोपिया में दरअसल 2 मजदूरों पर ग्रेनेड फेंककर उनकी हत्या करने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी मुठभेड़ में आतंकी को मार दिया गया है। बताया जा रहा है कि मजदूरों की हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने बीते दिनों ही आतंकी इमरान गनी को पकड़ लिया था। उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उससे पूछताछ के आधार पर दूसरे आतंकियों के ठिकानों पर रेड डाली गई। पुलिस और आतंकियों के बीच इसी दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें आतंकी इमरान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी इमरान गनी की मौत की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने यह भी बताया कि सुरक्षा बल की टीम इस आतंकी इमरान को लेकर नौगाम पहुंची थी, जहां उनके आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है और इसी दौरान आतंकियों की गोली से मजदूरों पर ग्रेनेड फेंकने वाला आतंकी इमरान गनी मारा गया है। बताया जा रहा है कि शोपिया में प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ने 3 शेड में सो रहे 2 मजदूरों पर ग्रेनेड फेंक दिया था। इसमें से उनकी मौत हो गई थी और दोनों ही मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर के रहने वाले बताए गए। इस घटना के बाद से सुरक्षा बलों की टीम ने पूरे इलाके को घेरते हुए आतंकी इमरान गनी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले शोपिया जिले में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की भी हत्या कर दी थी। खबर रायबरेली से है, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अबरार मोहम्मद के बेटे पीर अली नेस्ता गांव में अपनी बहन के यहां एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन यहां सुबह रायबरेली के लिए जब वो शटल ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन से लालगंज स्टेशन पहुंचने पर वो टिकट खरीदने के लिए उतरने लगा, तभी हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया है। इस दौरान पुलिस के जवानों ने उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। लालगंज में उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और खबर अब हरदोई से है, जहां माधोगंज थाना इलाके में 5 दिन से लापता 4 साल के मासूम का शव नाले के पास झाड़ियों से बरामद हुआ है। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एएसपी समेत कई अन्य अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बाकी की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने यह भी जानकारी दी कि सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। शुक्रवार थाना माधोगंज क्षेत्र में एक बालक घर से बाहर खेलते खेलते गायब हो गया था, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रथम दृष्टया डूबने की शंका होने पर आसपास के तालाब और नहर और गड्ढे सब देखे गए थे, लेकिन कल जब तब भी उसको कहीं नहीं पाया गया, तो अन्य शंका को देखते हुए विभिन्न फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया। आज प्रातः उस बालक की डेड बॉडी जहां वो गायब हुआ था उससे थोड़ी ही दूर पर झाड़ियों में मिली है बॉडी। खबर अब रायबरेली से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है। मामला है भदोकर थाना क्षेत्र का, जहां लोनारी गांव के पास किराने की दुकान चलाने वाले राम नरेश यादव नाम के शख्स, जो कि अपने बड़े भाई करुणा शंकर के साथ मोटरसाइकिल से गुरुवारा बाजार से दुकान का सामान लेकर वापस अपने गांव शंकरगंज आ रहे थे, तभी पहले से घात लगाए हुए बैठे बाइक सवार 2 बदमाशों ने ओम प्रकाश और बुद्धिलाल ने इन दोनों भाइयों को रोक लिया और ओम प्रकाश ने तमंचे से राम नरेश को गोली मार दी। गोली लगने से राम नरेश घायल हुआ है और साथ ही आपको बता दें, गोली मारने वाले हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल के बड़े भाई ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दोनों ही पक्षों के बीच पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है और इस मामले को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। कहा यह भी गया है कि इस तरह के तमाम मामले इन दोनों के बीच पहले भी हुए हैं और एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये भदोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रंजीतपुर लोनारी के पास में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पीआरवी और इंस्पेक्टर भदोकर मौके पर पहुंचे। घायल को जिला अस्पताल लाया गया है, जिसकी स्थिति सामान्य है। उसके बाएं हाथ में गोली मारी गई है
जो गोली का एंगल है वह जांच का विषय है कि किस तरह से एक चलती हुई बाइक में और खड़े व्यक्ति द्वारा गोली मारी जाएगी तो क्या इस तरह का चोट लग सकती है, इस पर जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें जो घायल है राम नरेश पुत्र सुंदरलाल एवं उनके भाई कर्णेश, उनके विरुद्ध आरोपी पक्ष द्वारा 7-8 वर्ष पूर्व एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जो वर्तमान समय में विचारण की स्थिति पे चल रहा है। तो घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है और उसी के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति राम नरेश नाम का, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, लाया गया घायल अवस्था में। उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है और उसके सर्जन को बुला दिया गया। सर्जन सर, हम लोग घोरवारा से किराने का सामान खरीद के दुकान का आ रहे थे, राजघाट रोड से रंजीतपुर लोनारी चौराहे के आगे 2 लोग खड़े थे, ओम प्रकाश और बुद्धि। वो वहाँ ईंटा पड़े हुए हैं, जैसे साइड में आए एक लोग तुरंत आए के गोली मार दी। किसको गोली मारी? राम नरेश को। आपके कौन है? हमारे भाई हैं। ये कितने लोग थे और किस साधन से थे? वो एक मोटरसाइकिल थी, बाइक थी। गोली मारने वाला आपने क्या किया? और अगली खबर मुंबई से है, जहां एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा है कि अच्छा काम करना है और उस काम को समाज की बेहतरी के लिए करना है। एनसीबी के चरित्र को बदलने की कोशिश करूंगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। स्टेट के थे और ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, यूपीआई नेटवर्क्स के थ्रू पेमेंट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये लोग ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीबी जो हमारे प्रेजेंट डीजी हैं उनके नेतृत्व में एक डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन बनने की ओर अग्रसर है। हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरआई न्यूज।